आइए साथियों, नमस्कार। आज इस क्लास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नेमिंग इंपॉर्टेंट रिएक्शन में से एक और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन स्क्रैप सिंथेसिस डिस्कस करने जा रहे हैं। और इस क्लास में हम स्क्रैप सिंथेसिस के बारे में एक पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे उसके मैकेनिज्म के साथ। तो आइए जानते हैं कि स्क्रैप सिंथेसिस क्या होती है। आइए डिस्कस करते हैं कि स्क्रैप सिंथेसिस किन की रिएक्शन है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि स्क्रैप सिंथेसिस एक हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स की रिएक्शन है और यह स्पेशली क्यूनोलीन एक डबल रिंग एरोमेटिक कंपाउंड है जिसमें बेंजीन रिंग जो है पेरिडीन के साथ अल्फा बीटा पोजीशन पर अटैच रहती है। इसे हम क्यूनोलीन कहते हैं। तो क्यूनोलीन की सिंथेसिस के लिए स्क्रैप सिंथेसिस का यूज किया जाता है और ये क्यूनोलीन एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। और इस क्यूनोलीन का नाम क्यूनोलीन इसलिए पड़ा क्योंकि इसका पहली बार संश्लेषण या पहली बार इसकी सिंथेसिस एक एंटी मलेरियल एल्कोलाइड क्यूनिन से की गई थी। हम सभी क्यूनिन से परिचित हैं, इसे मलेरिया की दवा के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त है। तो उसी से इसका संश्लेषण हुआ था, इसीलिए इसे क्यूनोलीन कहा जाता है। तो स्क्रैप सिंथेसिस क्यूनोलीन के संश्लेषण की एक अभिक्रिया है। इसको हम कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। स्क्रैप synthesis is carried out by heating aniline nitrobenzene glycerol and FeSO4। Scrap synthesis is carried out by heating aniline, nitrobenzene, glycerol and FeSO4 to give quinoline। इस रिएक्शन में हम जब एनालीन, नाइट्रोजन, ग्लिसरॉल और FeSO4 के मिक्सचर को हीट करते हैं क्यूनोलीन प्राप्त हो जाता है। ये रिएक्शन इट इन्वॉल्व्स कन्वर्जन ऑफ, इस रिएक्शन में प्राइमरी एमीन, it involves conversion of primary amine which contains at least one vacant ortho position। इस रिएक्शन में हम प्राइमरी एमीन का और ऐसी प्राइमरी एमीन जिसमें कम से कम एक वैकेंट ऑर्थो पोजीशन हो टू क्यूनोलीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। तो इस रिएक्शन में इस रिएक्शन के थ्रू हम प्राइमरी एमीन को क्यूनोलीन और उसके डेरिवेटिव्स में कन्वर्ट करते हैं। इस रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स हैं उनका क्या रोल है ये भी हम अभी आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। और इसको हम यहां जान लेते हैं कि इस रिएक्शन में जो नाइट्रोबेंजीन यूज की जा रही है, नाइट्रोबेंजीन
इज यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी जो नाइट्रोबेंजीन है उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में किया जाता है। एंड FeSO4 और जो फेरस सल्फेट है इज यूज्ड, FeSO4 है यूज्ड टू मेक रिएक्शन लेस वायोलेंट। अभी सब डिस्कस करेंगे तो ये जानेंगे कि ये रिएक्शन एक हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है और कभी कभी ये ज्यादा वायोलेंट हो जाती है, ज्यादा हिंसक हो जाती है। तो ऐसे में FeSO4 को मॉडरेट करने के लिए, इसे मंद करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। FeSO4 के प्लेस पर हम बोरिक एसिड का भी यूज कर सकते हैं। तो इस रिएक्शन में FeSO4 का यूज एक मॉडरेटिंग एजेंट के रूप में या इसके वायोलेंट नेचर को कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये इस रिएक्शन को हम कुछ इस तरह से दिखा सकते हैं कि जब एनालीन की रिएक्शन, एनालीन हम सभी लोग जानते हैं, ये एनालीन है, इसकी रिएक्शन ग्लिसरॉल से CH2OH CHOH CH2OH, ग्लिसरॉल एक ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल है। ग्लिसरॉल और H2SO4 नाइट्रोबेंजीन और FeSO4 के मिक्सचर को हीट करते हैं, एनालीन कन्वर्ट हो जाती है। क्विनोलीन में तो इस तरह से एनालीन जैसी प्राइमरी एमीन का यूज करके हम क्विनोलीन और उनके डेरिवेटिव्स प्राप्त कर लेते हैं। इस रिएक्शन की मैकेनिज्म अभी तक अननोन है, लेकिन फिर भी एक पॉसिबल मैकेनिज्म इसके बारे में बताई गई है कि एनालीन का क्विनोलीन में कन्वर्जन एक डेफिनेट पथवे फॉलो करता है और जिसे हम उसके मैकेनिज्म के रूप में जानते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं कि इसकी मैकेनिज्म क्या होती है, कैसे किन किन स्टेप्स में एनालीन क्विनोलीन में कन्वर्ट होती है। तो अगर इसकी मैकेनिज्म की हम बात करें तो इसे 4 मेजर स्टेप्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला स्टेप है डिहाइड्रेशन ऑफ ग्लिसरॉल इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, यानी H2SO4 की प्रेजेंस में पहले स्टेप में ग्लिसरॉल का डिहाइड्रेशन होता है टू गिव एक्रोलीन। तो पहले स्टेप में ग्लिसरॉल के डिहाइड्रेशन से एक्रोलीन प्राप्त होता है। तो आइए डिस्कस करते हैं। ग्लिसरॉल को हम लोग इस तरह दिखा सकते हैं, CH2OH CHOH CH2OH। ग्लिसरॉल एक ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल है और इसकी रिएक्शन जब H+ से यानी सल्फ्यूरिक एसिड से कराई जाती है, इसका प्रोटोनेशन हो जाता है। यह ऑक्सीजन इस अपने लोन पेयर का यूज करके इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेता है और इसको हम लोग इस तरह से दिखा सकते हैं, CH2OH, ये CH, ये OH2+ हो जाता है और ये CH2OH इस तरह से हो जाता है।
अगले स्टेप में हम दिखाते हैं इस H को हम इस तरह से दिखा सकते हैं। ये वाला बॉन्ड इधर ब्रेक होता है, ये बॉन्ड इधर की ओर ब्रेक हो जाता है और H2 यहां से रिलीज हो जाता है और इस रिएक्शन में हमें कुछ स्ट्रक्चर प्राप्त होता है। ये CH हो जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, ये CH2OH हो जाएगा। अगले स्टेप में ये वाला बॉन्ड यहाँ बनता है, ये बॉन्ड इस कार्बन की ओर ब्रेक हो जाता है, यहां से H प्लस के रूप में रिमूव होगा और इस C पर नेगेटिव चार्ज आएगा, यही वाला H आकर के इस C से ऐड हो जाएगा और हमें एक अगला स्ट्रक्चर मिलेगा। इसको हम इस तरह दिखाएंगे, ये CH डबल बॉन्ड O हो जाएगा, यहां पर ये CH2 हो जाएगा और ये CH2OH हो जाएगा। अगले स्टेप में इसका डिहाइड्रेशन करा देंगे, यानी यहां से H2O रिमूव हो जाएगा। इसको हम लोग कुछ इस तरह दिखा देंगे, इसका एक H पार कर देंगे, ये वाला बॉन्ड इधर की ओर ब्रेक होगा, ये वाला इधर की ओर ब्रेक हो जाएगा। यहां से H प्लस के फॉर्म में, यहां से OH माइनस के फॉर्म में, ये दोनों जुड़ करके H2O बना लेंगे और इस तरह से हमें ये CH डबल बॉन्ड O, ये CH हो जाएगा और ये CH2 हो जाएगा और यही एक्रोलीन है। तो पहले स्टेप में, इन स्टेप्स में एक्रोलीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस रिएक्शन का जो सेकेंड स्टेप है, सेकेंड स्टेप में इस एक्रोलीन पर एनालीन का 1,4 एडिशन हो जाएगा। तो इसको हम लोग इस तरह दिखाएंगे, 1,4 एडिशन ऑफ एनालीन टू एक्रोलीन टू गिव 'बीटा फेनिल अमीनो प्रोपेनल डिहाइड। यानी सेकेंड स्टेप में 1,4 एडिशन हो जाएगा एनालीन का एक्रोलीन पर और इस रिएक्शन स्टेप में हमें बीटा फेनिल अमीनो प्रोपेनल डिहाइड प्राप्त होगा और 1,4 एडिशन जो एनालीन का एक्रोलीन पर है उसे मेचेल एडिशन भी कहा जाता है। तो आइए देखते हैं कि सेकेंड स्टेप में क्या होता है। एनालीन को कुछ हम लोग इस तरह दिखा देंगे, एक्रोलीन को इस तरह से दिखाएंगे, CH, ये डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा। ये एनालीन इस एक्रोलीन पर 1,4 यानी 1, 2, 3, 4 नाइट्रोजन C से और HO से जुड़ जाएगा, इसीलिए इस स्टेप को 1,4 एडिशन कहते हैं या मेचर एडिशन कहते हैं। इस स्टेप में हम लोग इस स्टेप में दिखाएंगे इस नाइट्रोजन के जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएंगे, ये वाला बॉन्ड धर की ओर ब्रेक होगा, ये O माइनस हो जाएगा और इसको हम लोग कुछ इस तरह से दिखा देंगे। ये डबल बॉन्ड था ही, ये डबल बॉन्ड था, ये डबल बॉन्ड था, ये इस N पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, एक इसके साथ अटैच रहेगा, ये H यहां से बाहर दिखा देंगे, ये CH2 हो जाएगा, ये CH हो जाएगा और ये डबल बॉन्ड CH हो जाएगा और ये O माइनस होगा और अगले स्टेप में यहां से H प्लस निकल करके इसी O के साथ अटैच हो जाएगा। तो इसको कुछ हम लोग इस तरह से दिखा देंगे, ये डबल बॉन्ड है ही है, ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, ये NH है और ये
NH है, ये CH2 हो जाएगा, ये CH, ये CH2 और ये हो जाएगा CHOH, ये NH है, ये डबल बॉन्ड है और ये इस तरह से हो जाएगा। अगले स्टेप में हम लोग दिखाएंगे, यहां से ये यहां बॉन्ड बनाएगा और ये बॉन्ड इस कार्बन की ओर ब्रेक हो जाएगा। तो कार्बन पर निगेटिव चार्ज आएगा, यहां से H प्लस रिलीज होगा, वो आकर के इस कार्बन से अटैच हो जाएगा और हमें इस स्टेप का इसको इस तरह दिखा देंगे, NH, यहाँ ये CH2 था ही, यहाँ भी ये CH2 हो जाएगा और ये CH डबल बॉन्ड O हो जाएगा। यानी ये कार्बोनिल कार्बन से ये वाली पोजीशन आर्थो, ये वाली बीटा, तो बीटा पर फेनिल अमीनो ग्रुप जुड़ा है, तो इसे हम कह देंगे बीटा फेनिल अमीनो और 1 2 3 प्रोपेनल डिहाइड। तो इस रिएक्शन में हमें बीटा फेनिल अमीनो प्रोपेनल डिहाइड प्राप्त हो जाएगा। अब इस स्टेप में जो बीटा फेनिल अमीनो प्रोपेनल डिहाइड बना है, बीटा फेनिल अमीनो प्रोपेनल डिहाइड undergoes ring enclosure. Ring enclosure in presence of H2SO4 to give 1,2 डाइहाइड्रो क्यूनोलीन। यानी इस स्टेप में जो सेकेंड स्टेप का प्रोडक्ट है बीटा फेनिल अमीनो प्रोपेनल डिहाइड, उसका रिंग क्लोजर हो जाएगा और हमें 1,2 डाइहाइड्रो क्यूनोलीन प्राप्त हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कि कैसे बीटा फेनिल अमीनो प्रोपेनल डिहाइड का रिंग क्लोजर होगा। तो सबसे पहले हम बीटा फेनिल, तो हम ये जानते हैं बीटा फेनिल अमीनो प्रोपेनल डिहाइड को कुछ लोग इस तरह दिखा सकते हैं, ये NH है, ये डबल बॉन्ड CH2 है, ये डबल बॉन्ड CH2 है, ये C है और ये डबल बॉन्ड O है और ये H है। तो इस तरह से हम बीटा फेनिल अमीनो प्रोपेनल डिहाइड को दिखा देंगे। अगले स्टेप में हम रिंग क्लोजर के लिए दिखाएंगे कि ये जो नाइट्रोजन के लोन पेयर हैं, ये यहाँ बांड बनाएंगे, ये वाला बांड ब्रेक होकर के इस C के साथ बनेगा, ये बांड इधर की ओर ब्रेक हो जाएगा, यहाँ से H2SO4 आएगा और वो H प्लस रिलीज कर देगा, ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस पूरे स्टेप को हम लोग इस तरह दिखाएंगे, ये एनिलीन वाली रिंग थी, यहाँ डबल बॉन्ड था, यहाँ डबल बॉन्ड था, ये वाला बॉन्ड अब NH प्लस हो गया है क्योंकि इसने लोन पेयर दिए हैं, ये CH2 था ही, अगले स्टेप में ये CH2 था, ये C और ये H हो जाएगा और यहाँ ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा और ये वाले C के साथ ये बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ OH इसके साथ अटैच हो जाएगा। इस तरह से हम ये स्टेप दिखाएंगे। अब अगले स्टेप में हम लोग दिखाएंगे कि इस वाले हाइड्रोजन को हम यहाँ दिखा देंगे, ये वाला बॉन्ड यहाँ ब्रेक होगा और ये वाला डबल बॉन्ड नाइट्रोजन की ओर ब्रेक हो जाएगा। तो इस पे पॉजिटिव चार्ज पहले से है, इलेक्ट्रॉन का
इसकी तरफ अट्रैक्शन होगा, इसका ये पॉजिटिव चार्ज रिमूव हो जाएगा और हमें कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर मिल जाएगा। यहाँ डबल बॉन्ड था ही रिंग में, यहाँ डबल बॉन्ड था, ये डबल बॉन्ड यहाँ क्रिएट हो गया है, ये N के साथ ये NH हो जाएगा, ये CH2 हो गया है, ये CH है, इसका एक H हम बाहर दिखा देंगे, ये C था ही और इस C के साथ यहाँ बॉन्ड बन गया था और इस C के साथ में एक H और एक OH जुड़े हुए हैं। अगले स्टेप में हम यहाँ से H2O का रिमूवल दिखा देंगे, यानी यहाँ से H2O रिमूव हो जाएगा और वो कुछ इस स्टेप में रिमूव होगा। यहाँ ये बॉन्ड इधर की ओर ब्रेक होगा, ये बॉन्ड OH की तरफ ब्रेक हो जाएगा, यहाँ से H प्लस के फॉर्म में और यहाँ से OH माइनस के फॉर्म में H2O के रूप में रिमूव हो जाएंगे और हमें कुछ इस तरह से जो इस स्टेप का फाइनल प्रोडक्ट है वो मिल जाएगा। यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड था ही, ये C है, ये CH है, यहाँ डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, ये CH हो जाएगा, ये NH ऑलरेडी था ही, यहाँ पर CH2 हो गया है और ये सिंगल बॉन्ड है और यही जो है ये 1,2 डाई हाइड्रो क्विनोलीन कहलाएगा। इस रिएक्शन का जो फोर्थ स्टेप है, स्टेप फोर्थ है, उसमें 1,2 डाई हाइड्रो क्विनोलीन इस स्टेप में 1,2 डाई हाइड्रो क्विनोलीन इज oxidize with nitrobenzene to give क्विनोलीन। यानी इस रिएक्शन स्टेप में 1,2 डाई हाइड्रो क्विनोलीन जो है वो नाइट्रोबेंजीन की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा और हमें इस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है क्विनोलीन मिल जाएगा। और एक घटना और इस स्टेप में होगी कि ये जो नाइट्रोबेंजीन इटसेल्फ रिड्यूस, यानी ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये खुद रिड्यूस हो जाएगी एनालीन में, रिड्यूस टू एनालीन गेट रीयूज्ड। यानी इस रिएक्शन इस स्टेप में जो क्विनोलीन जो नाइट्रोबेंजीन है वो एनालीन में रिड्यूस हो जाएगी और इसे स्टेप सेकंड में फिर से रीयूज कर लिया जाएगा, एनालीन गेट रीयूज्ड इन स्टेप सेकंड। तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि फोर्थ स्टेप में एनालीन जनरेट होगी किसके रिडक्शन से, क्विनोलीन और रिडक्शन से, नाइट्रोबेंजीन के रिडक्शन से। तो जिसका उपयोग हम फिर से स्टेप सेकंड में कर लेंगे। तो आइए देखते हैं कि फोर्थ स्टेप में क्या होता है। तो इसमें हम इस तरह दिखा देंगे कि ये 1,2 डाई हाइड्रो, यहां डबल बॉन्ड था, ये CH है, ये CH2 है और ये NH है और यहाँ डबल बॉन्ड क्रिएट है। इस स्टेप में नाइट्रोबेंजीन इसका ऑक्सीडेशन कर देगी। ऑक्सीडेशन में क्या होगा, यहाँ से डिहाइड्रोजनेशन हो जाएगा, यानी H2 रिमूव हो जाएगा, एक H यहाँ से और एक H यहाँ से और यहाँ डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। तो इस डिहाइड्रोजनेशन के स्टेप को हम इस तरह से दिखा सकते हैं कि यहाँ डबल बॉन्ड था ही, ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, यहाँ ये CH है और इस तरह से ये CH हो जाएगा। यहाँ CH2 से एक H रिमूव हो गया, ये भी CH में कन्वर्ट हो जाएगा और नाइट्रोजन के साथ जो एक H अटैच था वो भी रिमूव हो गया है। तो ये बन जाएगा क्विनोलीन। इसको हम लोग इस तरह से भी दिखा सकते हैं
ये 6 नंबर बेंजीन की रिंग है जिसमें अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड है। ये सी को हम लोग इस तरह से भी दिखा सकते हैं, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, और हमारा इस रिएक्शन का जो चीफ प्रोडक्ट है क्यूनोलीन वो बन जाएगा। तो इस तरह से इन 4 स्टेप्स में क्यूनोलीन सिंथेसाइज हो जाएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से स्क्रैप सिंथेसिस के बारे में कुछ और बातें जाननी भी महत्वपूर्ण है। तो हम सभी ने ये बात डिस्कस कर ली कि स्क्रैप सिंथेसिस का यूज करके हम प्राइमरी एमीन्स का यूज करके हम क्यूनोलीन या फिर यदि सब्स्टिट्यूटेड प्राइमरी एमीन्स ली जाएंगी तो उसका यूज करके क्यूनोलीन डेरिवेटिव्स की सिंथेसिस कर सकते हैं। यानी अगर स्ट्रिक्टली कहा जाए तो स्क्रैप सिंथेसिस का यूज प्राइमरी एमीन को क्यूनोलीन या उसके डेरिवेटिव्स के सिंथेसिस में किया जाता है। यहां पर हमें ओरिएंटेशन इफेक्ट को थोड़ा याद करना है कि अगर कोई ऐसी एमीन यूज की गई है, एमीन के लिए पहले से हम लोगों ने शर्त जान ली है कि एमीन में एक आर्थो पोजीशन वैकेंट होनी चाहिए। मान लेते हैं कि यहां पर हमने एक मेथॉक्सी ग्रुप को मान लिया कि वो मेटा पर सब्स्टिट्यूटेड यानी सब्स्टिट्यूटेड अमीन है। तो ये जो मेथॉक्सी ग्रुप होता है ये एक स्ट्रॉन्ग आर्थो पैरा ओरिएंटिंग सब्स्टिट्यूएंट है। यानी अगर प्राइमरी एमीन में मेटा पोजीशन पर पहले से कोई स्ट्रॉन्ग आर्थो पैरा ओरिएंटिक सब्स्टिट्यूएंट है तो ये सब्स्टिट्यूएंट जब ऐसी एमीन की हम स्क्रैप सिंथेसिस करते हैं यानी इसकी रिएक्शन ग्लिसरॉल नाइट्रोबेंजीन H2SO4 और FeSO4 के मिक्सचर को गर्म करते हैं तो हमें पता है क्यूनोलीन या क्यूनोलीन के डेरिवेटिव्स सिंथेसाइज होते हैं। तो यहां सिर्फ एक बात याद रखने योग्य है कि अगर मेटा पोजीशन पर पहले से कोई स्ट्रॉन्ग आर्थो पैरा ओरिएंटिक सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा है तो यहां पर जो प्रोडक्ट प्राप्त होगा वो 7 पोजीशन पर सब्स्टिट्यूटेड क्यूनोलीन डेरिवेटिव बनेगा। यानी स्ट्रॉन्ग आर्थो पैरा ओरिएंटिंग सब्स्टिट्यूएंट की प्रेजेंस में जब प्राइमरी एमीन की स्क्रैप सिंथेसिस होगी तो 7 सब्स्टिट्यूटेड क्यूनोलीन डेरिवेटिव्स ही प्राप्त होगा। लेकिन यदि मेटा पोजीशन पर कोई वीक आर्थो पैरा ओरिएंटिंग जैसे क्लोरो ग्रुप मान लीजिए यहां अटैच है तो क्लोरो ग्रुप एक वीक आर्थो पैरा ओरिएंटिंग सब्स्टिट्यूएंट है। ये हम लोगों को याद रखना है कि जब बेंजीन रिंग पर पहले से कोई प्रतिस्थापी मौजूद होता है, पहले से कोई सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होता है, तो जब इसकी सेकंड सब्स्टिट्यूशन होती है तो उस सेकंड सब्स्टिट्यूशन की रेट को और सेकंड सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन दोनों को निर्धारित करता है। तो क्लोरो एक वीक आर्थो पैरा ओरिएंटिंग सब्स्टिट्यूएंट है। ऐसे में यहां पर जब हम स्क्रैप सिंथेसिस करते हैं वही सारे रिएक्टेंट यूज होते हैं। ऐसे में दोनों प्रोडक्ट हमें प्राप्त होते हैं।
ये बात हमें याद रखनी है कि अगर हम डिस्कस करें कि किसी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में अगर रिंग में कार्बन का नाइट्रोजन है तो उनकी नेमिंग हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होती है, कुछ इस तरह से। ये फर्स्ट पोजीशन हो जाएगी, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ और ये सेवन, ये एट, ये नाइन्थ और ये 10th। तो यहां पर जब वीक आर्थो पैरा ओरिएंटिंग सब्स्टिट्यूएंट है तो यहां फिफ्थ सब्स्टिट्यूटेड, यानी सब्स्टिट्यूएंट फिफ्थ ग्रुप पर हो सकता है। फिफ्थ सब्स्टिट्यूटेड क्यूनोलीन डेरिवेटिव्स प्राप्त होगा। और इसके साथ साथ सेवेंथ भी मिलेगा, यानी यहां दोनों सेवन सब्स्टिट्यूटेड क्यूनोलीन डेरिवेटिव्स मिलेगा। तो स्ट्रॉन्ग ओरिएंटिंग ग्रुप के प्रेजेंस में केवल 7 सब्स्टिट्यूटेड क्यूनोलीन डेरिवेटिव ही प्राप्त होते हैं, जबकि वीक आर्थो पैरा ओरिएंटिंग सब्स्टिट्यूएंट के प्रेजेंस में फिफ्थ सब्स्टिट्यूटेड क्यूनोलीन और 7 सब्स्टिट्यूटेड क्यूनोलीन डेरिवेटिव्स दोनों प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से हम स्क्रैप सिंथेसिस को डिफाइन कर सकते हैं। स्क्रैप सिंथेसिस प्रोवाइड एन एक्सीलेंट synthetic method to convert a primary amine into quinoline or its derivatives. The necessary condition we will have to remind that primary amine must have an ortho position vacant. हमें primary amine के बारे में ये बात ध्यान रखनी है कि उसकी जो आर्थो पोजीशन है वो वैकेंट हो जाएगी। की जो मैकेनिज्म है वो अभी तक अननोन है, लेकिन एक पॉसिबल पथवे खींचा जाता है। यही कारण हो जाता है कि स्क्रैप सिंथेसिस बिकम अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन वेयर एग्जामिनर्स आर कीन टू आस्क the aspect related to this scrap synthesis. So as a aspirant we will have to completely understand all the possible questions and points that related to the scrap synthesis. Thank you.